उम्मीद कम है या मे नॉट भी है ना। 125 के आसपास होता है तो मानते हैं ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट सेकंड। तो जो सेकंड सेम में आपका डीजल मैकेनिक्स का सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंजन को देखेंगे, है ना। इंजन, सर इंजन का मतलब क्या होता है? इंजन का मतलब होता है कि सर एक ऐसी डिवाइस या ऐसा उपकरण जो दी गई ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। मतलब कोई भी आप एनर्जी इनलेट पर दें वो किस में कन्वर्ट कर दें? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब इंजन क्या होता है? जो दी गई ऊर्जा है, दी गई ऊर्जा, इस दी गई ऊर्जा को, दी गई ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। करता है, दी गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब आप यहाँ पर कोई भी एनर्जी दें, जो भी इनपुट एनर्जी होगी उस एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको एनी एनर्जी ना लेके इनपुट एनर्जी बोले। इनपुट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। लाइकस में अगर बात करूं हीट इंजन की, हीट इंजन की, ऊष्मीय इंजन की बात करूं तो सर ऊष्मीय इंजन जो है यह हीट एनर्जी को, ऊष्मीय ऊर्जा को, हीट एनर्जी को, ऊष्मीय ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिकी ऊर्जा में बदल देता है। या फिर हम ऐसा बोले कि सर हीट एनर्जी ना बोल के हम यहाँ पर केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं कि ये केमिकल एनर्जी को, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिकी ऊर्जा में। तो ऐसा इंजन जो रासायनिक ऊर्जा को या ऊष्मीय ऊर्जा को डायरेक्ट यांत्रिकी ऊर्जा में बदल दे उसे हम क्या कहेंगे? हीट इंजन। उसे हम क्या कहेंगे सर? हीट इंजन। क्या बोला जाएगा? जल्दी बोलो। हीट इंजन। ठीक है, जैसे मैं बात करूं स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, तो ये स्टीम इंजन क्या करेगा? तो आप बोलेंगे सर स्टीम इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है, भाप इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है, भाप इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टीम ऊर्जा को, भापी ऊर्जा को, ठीक है, स्टीम की एनर्जी को जो एंथैल्पी के फॉर्म में होती है, भापी ऊर्जा को डायरेक्ट बदल देता है यांत्रिकी ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। उसे हम बोलते हैं स्टीम इंजन। वो कहलाएगा स्टीम इंजन। अगला है सर जी गैस इंजन। अगर बोल दिया मैंने, गैस इंजन मैंने बोल दिया, गैस इंजन बोल दिया, या जनरली हम इसको गैस टरबाइन का नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज़ द गैस टरबाइन। अगर मैं गैस इंजन या गैस टरबाइन की बात करूँ तो ये क्या करेगा? गैस के पास जो एनर्जी होगी, गैस के पास जो एनर्जी होगी, इस गैस के पास की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? यांत्रिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा डिवाइस जो गैस की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे सर? गैस टरबाइन या गैस इंजन।
तो इंजन एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी दी गई ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। किसी भी दी गई ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब इस इंजन के हम टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंजन, चलो मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। टाइप्स ऑफ इंजन, टाइप्स ऑफ इंजन। इंजन के प्रकार, इंजन के प्रकार, इंजन के प्रकार। सर जी ये जो इंजन के प्रकार हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इन इंजन को हम दो प्रकार से बांट देते हैं। पहले को हम बोलते हैं इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, कंबसन इंजन। और सर जी दूसरे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन। दूसरे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन। फर्स्ट इज इंटरनल कंबसन इंजन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन मतलब आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। और दूसरे को बोला जाता है बाह्य दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन एंड बाह्य दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन एंड बाह्य दहन इंजन। ये जो इंटरनल कंबसन है और दूसरा एक्सटर्नल कंबसन इंजन, इसमें इंटरनल कंबसन इंजन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, इंटरनल कंबसन इंजन का मीनिंग क्या होता है अभी नीचे हम देखेंगे कि सर इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल कंबसन चेंबर में क्या होगा, कंबसन चेंबर जो है वो आपके बेसिकली इंजन के अंदर ही होगा, और एक्सटर्नल कंबसन चेंबर मतलब कंबसन चेंबर जो होगा वो बाहर होगा, दहन कक्ष जो है वो बाहर होता है, ठीक है। तो इसको बेसिक डिफरेंस अभी देखेंगे बट थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। इंटरनल कंबसन भी दो प्रकार का होगा, एक होगा रोटरी मोशन पर और दूसरा होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर। एक होगा रोटरी मोशन पर और दूसरा होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर। एक होगा रोटरी और दूसरा होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन और दूसरा है आपका रोटरी। तो इस इंजन को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकेटिंग, और रोटरी वाले को क्या बोलेंगे, रोटरी इंजन, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, बाह्य भी होगा तो दो ही गति करेगा। जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो या तो रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग या तो रोटरी, या तो रोटरी। मतलब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप देखेंगे तो अगर इस प्रकार से आप सिलेंडर के अंदर पिस्टन देख रहे हैं और ये आपका पिस्टन रॉड है और ये जो इंजन है वो ऐसी गति कर रहा है, जो आपके बाइक और कार के इंजन वगैरह देखा होगा, तो ये क्या है आपका रेसिप्रोकेटिंग अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हम गैस टरबाइन की बात करें तो टरबाइन की ब्लेड पर, ये टरबाइन की ब्लेड पर, टरबाइन की ब्लेड पर हम भाप छोड़ते हैं, टरबाइन की ब्लेड पर हम भाप छोड़ते हैं। तो ये जो टरबाइन के ब्लेड पर भाप छोड़ते हैं तो इस भाप से टरबाइन इस प्रकार से घूम रहा है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, रोटरी मोशन। ये मोशन क्या कहलाएगा, रोटरी मोशन। तो यहाँ पर जो आंतरिक दहन इंजन है ये भी दो प्रकार के होंगे, एक रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा रोटरी। और बाह्य भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा रोटरी। तो सर जी ये इसमें रेसिप्रोकेटिंग में कौन से इंजन आते हैं, आंतरिक में रेसिप्रोकेटिंग में कौन से इंजन आते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग में जो हमारे सिलेबस में ये सबसे ज़्यादा यही है ना, रेसिप्रोकेटिंग वाला ये। तो रेसिप्रोकेटिंग में हम अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से मतलब मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू
फ्यूल या कंबसन, अकॉर्डिंग टू कंबसन पहले देख ले, अकॉर्डिंग टू कंबसन, कंबसन के आधार पर, दहन के आधार पर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दहन के आधार पर, किस पर सर, दहन के आधार पर, दहन के आधार पर यह इंजन दो प्रकार से बांट दिया जाता है, एक को बोलते हैं एसआई इंजन और दूसरे को बोलते हैं सीआई इंजन, एक को बोलते हैं एसआई इंजन या दूसरे को बोलते हैं सीआई इंजन। एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, या इसी को बोला जाता है दूसरा नाम पेट्रोल इंजन, इसी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, पेट्रोल इंजन। और दूसरा सीआई, सीआई मतलब होता है कंप्रेस्ड या कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या इसी का दूसरा नाम होता है डीजल इंजन, डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, या फिर इसको एसआई इंजन और सीआई इंजन, मेन है एसआई इंजन या सीआई इंजन, है ना। पेट्रोल और डीजल अभी यहाँ पर नाम ना लिख के हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एसआई और सीआई। एसआई और सीआई मतलब स्पार्क इग्निशन और दूसरा है आपका कंप्रेशन इग्निशन। एक कंप्रेशन इग्निशन में जनरली डीजल इंजन यूज होगा और स्पार्क इग्निशन में जनरली पेट्रोल इंजन यूज होगा, है ना। तो दूसरा फ्यूल के आधार पर, दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ईंधन के आधार पर। तो ईंधन के आधार पर भी ये दो प्रकार के इंजन होंगे, एक होगा आपका पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, और दूसरा होगा सर डीजल इंजन, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, हिंदी वाले भी ऐसे ही नाम लिखेंगे, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ईंधन के आधार पर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये दो प्रकार का होगा। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं आगे पर, अभी सब डीपली पढ़ेंगे, बस बेसिकली चार्ट बना रहे हैं। आगे पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कूलिंग है, अकॉर्डिंग टू कंबसन है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक देख लें हम, तो स्ट्रोक के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। इसी प्रकार से आप फायरिंग ऑर्डर पर देख सकते हो, इसी प्रकार से आप कूलिंग के आधार पर देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग को, बस 3-4 नाम लिख के छोड़ दे, है ना। तो रेसिप्रोकेटिंग में कंबसन के आधार पर आपने देखा, स्ट्रोक के आधार पर देख लिया। इसी में रोटरी इंजन में देखोगे, रोटरी इंजन में देखोगे तो रोटरी इंजन में आप देखेंगे जहाँ पर इंटरनल कंबसन है, तो दो नाम हमको याद रखना है। पहला वेंकल इंजन, वेंकल इंजन, वेंकल इंजन, और दूसरा इंजन होता है सर ओपन साइकिल गैस टरबाइन है एक्चुअली, ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन, गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, खुला चक्र गैस टरबाइन, ठीक है, खुला चक्र गैस टरबाइन। अगला देखिएगा, तो अगला आपका एक्सटर्नल कंबसन है, जहां कंबसन चेंबर बाहर की ओर होगा, और इसमें जब रेसिप्रोकेटिंग अरेंजमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे स्टीम इंजन को, किसको देखेंगे, स्टीम इंजन को देखेंगे हम। स्टीम इंजन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, स्टीम इंजन के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। स्टीम इंजन देखा होगा गदर मूवी में आपने, है ना, जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर ट्रेन चलती है तब दिखाता है सनी देओल का जो बच्चा होता है वो कोयला कंटिन्यूस डालते रहता है ना। तो वो जो इंजन है, डीपली बताऊंगा, अभी तो नाम बस लिख लीजिए, वो इंजन कौन सा कहलाता है सर, स्टीम इंजन। तो यहाँ पर हमको एक ही नाम याद रखना है, वैसे तो और एक नाम है स्ट्रिलिंग इंजन, लेकिन आपको बस एक ही नाम याद रखना है रेसिप्रोकेटिंग में, वो नाम क्या है आपका, स्टीम इंजन। और जब आप रोटरी अरेंजमेंट में जाएंगे तो यहाँ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे सर, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को याद रखेंगे, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को याद रखेंगे, ठीक है।
क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को याद रखेंगे। और पावर प्लांट सेक्टर में अब जब देखते हैं तो पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज होते हैं जिसको हम स्टीम टरबाइन बोलते हैं, ये स्टीम टरबाइन भी एक्सटर्नल कंबसन के उदाहरण हैं, बाह्य दहन के उदाहरण हैं। जो पावर प्लांट्स में स्टीम टरबाइन उपयोग किए जाते हैं ये भी दी गई ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलते हैं। तो जो स्टीम से उपयोग होने वाले टरबाइन है या क्लोज साइकिल गैस टरबाइन जो है, ये दोनों आपके बाह्य दहन में रोटरी के अंतर्गत आते हैं और स्टीम इंजन जो है वो बाह्य दहन में रेसिप्रोकेटिंग के अंतर्गत आते हैं। और बाकी ये आईसी इंजन जो हमारे बाइक कार वगैरह में चलते हैं वो आपका इंटरनल कंबसन में रेसिप्रोकेटिंग में आता है। और वेंकल इंजन और ओपन साइकिल गैस टरबाइन जो है वो रोटरी में आता है। ठीक है, ये एरोप्लेन में यूज होते हैं। ओपन साइकिल गैस साइकिल, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल जो है वो गैस से चलने वाले टरबाइन है। ठीक है, और स्टीम टरबाइन नाम से समझ में आ रहा है, स्टीम से चलने वाला है। और बाकी ये पेट्रोल से चलेंगे, पेट्रोल से चलेंगे या डीजल से चलेंगे या गैसोलीन से चलेंगे, है ना। तो ये था एक बेसिक क्लासिफिकेशन, हो गया कि नोट करके। तो ये इतने टाइप्स के इंजन हैं। अब हेडिंग रहेगी हमारी, हेडिंग रहेगी बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन क्या होता है, इसको देखें आप। बाह्य दहन इंजन और दूसरा आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन, एक्सटर्नल कंबसन इंजन एंड इंटरनल कंबसन इंजन। देखो एक्सटर्नल कंबसन इंजन में क्या होगा, जो कंबसन चेंबर होगा outside the cylinder, outside the engine cylinder, इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के बाहर साइड में कंबसन चेंबर लगा होता है। ठीक है, इसको हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले के लिए मैं एक बार इधर लिख दे रहा हूँ, उधर पर इनसाइड लगा लेंगे, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं दहन कक्ष, दहन कक्ष, दहन कक्ष, सिलेंडर के बाहर लगा होता है, लगा होता है। दहन कक्ष सिलेंडर के बाहर लगा होता है। इसमें लिखेंगे दहन कक्ष जो है वो सिलेंडर के अंदर लगा होता है, दहन कक्ष सिलेंडर के अंदर लगा होता है। ठीक है, इसमें जो स्पेस होता है, अब जाहिर सी बात है दहन कक्ष आपका अलग है। मान लीजिए पावर प्लांट में आपने देखा होगा, पावर प्लांट में एक बॉयलर अलग से जिसमें पानी से हम भाप बनाते हैं, उसके बाद में हम टरबाइन के अंदर भाप को लेके आते हैं और वहाँ से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर आपने देखा इसका क्षेत्र जो है वो बड़ा है, जबकि आईसी इंजन में, इंटरनल कंबसन इंजन, पेट्रोल डीजल से जो चलने वाले इंजन है, इस इंजन में आप छोटा सा इंजन लगाते हैं, उसी में पेट्रोल डालते हैं, वहीं पर पेट्रोल जलता है, ब्लास्टिंग से पिस्टन नीचे की ओर आता है और हमें वर्क डन मिल जाता है। तो सर इसमें स्पेस जो है यह ज़्यादा स्थान घेरता है, यह ज़्यादा स्थान घेरता है, यह कम स्थान घेरता है। ठीक है, इसमें स्पेस तो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नॉइस की, बात करेंगे आवाज़ की, तो ये अच्छी बात है कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन में आवाज़ कम होती है, लेकिन इंटरनल कंबसन इंजन, आंतरिक दहन इंजन में आवाज़ ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें साइलेंसर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर एक डिवाइस लगा देते हैं साइलेंसर, इसमें साइलेंसर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्सटर्नल में नॉइस कम होता है। वहीं पर अगर बात करें कार्यकारी तापमान, वहीं पर बात करें वर्किंग टेम्परेचर की, कार्यकारी तापमान की अगर बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकारी तापमान या वर्किंग टेम्परेचर जो होगा वो वर्किंग टेम्परेचर
इंटरनल कंबसन और एक्सटर्नल कंबसन की अगर बात करें, किस पे ज़्यादा होगा, कोई बता सकता है? कार्यकारी टेम्परेचर, आपका वर्किंग टेम्परेचर किस में ज़्यादा होगा? वर्किंग टेम्परेचर। नहीं, देखो वर्किंग टेम्परेचर की अगर बात करें तो वर्किंग टेम्परेचर एंड वर्किंग प्रेशर, वर्किंग टेम्परेचर और वर्किंग प्रेशर इसका जो होता है, नहीं इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि सर इसका वर्किंग टेम्परेचर जो होगा, मान लीजिए आपके पास में कोई बाह्य दहन इंजन है तो इसका वर्किंग टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जैसे कि पावर प्लांट वगैरह आपने देखा होगा, तो पावर प्लांट में जो बेसिक टेम्परेचर आप देखते हैं वो 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखते हैं, लेकिन इंजन के अंदर में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग ये मान के चलिए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। ठीक है, औसत तापमान हम देखेंगे तो 1000 मानते हैं इसका, औसत तापमान 1000 हम मानते हैं। तो यहाँ पर जो वर्किंग टेम्परेचर है वो जाहिर सी बात है इंटरनल कंबसन का कम होगा और एक्सटर्नल कंबसन का कम होगा और इंटरनल कंबसन का आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, फ़ायदे की बात क्या है? फ़ायदे की बात क्या है? अच्छा, यहाँ प्रेशर की बात करेंगे तो वर्किंग प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम। यहाँ पर आप इंजन का प्रेशर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 बार, 40 बार, 50 बार तक, अगर मैं डीजल इंजन भी यूज़ कर रहे तो 50 बार के आसपास रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉयलर्स यूज़ करते हैं वो 250 बार, 140 बार, 150 बार, 200 बार, 300 बार तक आप यूज़ कर सकते हो। तो वर्किंग प्रेशर इसका ज़्यादा होता है, इसका वर्किंग प्रेशर कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, वहीं पर हम बात करते हैं कि सर इसमें सभी प्रकार के फ्यूल उपयोग कर सकते हैं। जो बाह्य कंबसन है इसमें ऑल फ्यूल आर यूज, इसमें ठोस भी यूज़ कर सकते हो आप, इसमें द्रव भी यूज़ कर सकते हो आप, इसमें गैस भी उपयोग कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास में जो इंटरनल कंबसन इंजन होंगे, इन इंटरनल कंबसन इंजन में या तो आप लिक्विड यूज़ करेंगे या तो आप गैस यूज़ करेंगे। तो ओनली लिक्विड एंड गैस आर यूज, सॉलिड का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ कोयला नहीं जला सकते आप, यहाँ लकड़ी नहीं जला सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द्रव और गैस का उपयोग कर सकते हो ईंधन के रूप में। अब बात करते हैं कि कौन सा इंजन जल्दी चालू होता है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा आईसी इंजन है वह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो इंजन है ये लेट स्टार्ट होगा, लेट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट स्लोली और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट फास्टली। तो आईसी इंजन फास्टली स्टार्ट होता है। ठीक है, वेट की बात करेंगे तो इसका वज़न ज़्यादा होगा, इसका वज़न कम होगा, इसका वज़न ज़्यादा होगा, इसका वज़न कम होगा। ठीक है, हटा दें? अरे हो गया भैया, हो गया इतना। चलो आगे हम बात करते हैं।
हाँ, तो अकॉर्डिंग टू वॉल अरेंजमेंट के आधार पर हो गया आपका आई हेड वॉल, आई हेड इंजन, एफ हेड इंजन, एल हेड इंजन, एच हेड इंजन और टी हेड इंजन, ठीक है। देन इसके बाद में अकॉर्डिंग टू कूलिंग के आधार पर वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग, है ना। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू फ्यूल के आधार पर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, और सिलेंडर अरेंजमेंट के आधार पर आपका क्या था, इनलाइन सिलेंडर, वी इंजन, अपोजिट सिलेंडर इंजन, हॉरिजेंटल सिलेंडर इंजन, वर्टिकल सिलेंडर इंजन और रेडियल इंजन, ठीक है जी। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, एक सिंगल सिलेंडर और दूसरा मल्टी सिलेंडर। इस प्रकार से और भी तरीके हैं जिससे आप इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल इंजन में स्टार्टिंग में आप देखोगे तो स्टार्टिंग के आधार पर या जो स्टार्ट होता है वो दो प्रकार से होता है, एक बैटरी इग्निशन हो जाएगा इग्निशन में, और दूसरा होगा आपका मैग्नेटो इग्निशन हो जाएगा। वहीं डीजल में लेके तो कंप्रेस इग्निशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको और भी तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इसका क्लासीफाई कर सकते हो, बट ये आपके सिलेबस में इन तरीकों से क्लासीफाई किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेना, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, फंक्शन ऑफ डीजल इंजन। जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, है ना। तो फर्स्ट लिखेंगे डीजल इंजन, डीजल इंजन, जी हाँ, फर्स्ट लिखेंगे डीजल इंजन। अच्छा, कुछ बेसिक नाम पहले मैं लिख दूं क्या, उसके बाद में डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे, है ना। कुछ बेसिक पार्ट मैं लिख दे रहा हूं। बेसिक पार्ट ऑफ आईसी इंजन, फिर हम उसके अंदर जाएंगे। पहले बेसिक पार्ट और बेसिक कैलकुलेशंस को देख लें, इसके बाद फिर हम अंदर पर जाएंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फंक्शन ऑफ डीजल इंजन, देन इसके बाद में फंक्शन ऑफ एसआई इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, फिर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, और ये सारे डिफरेंसेस देखेंगे। चलिए, तो देखो आपके पास में जो इंजन दिया होगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं सर जी? सिलेंडर। ये है आपका पिस्टन, और पिस्टन से यहाँ पर कनेक्ट हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। यहाँ पर क्या कनेक्ट हो गया? कनेक्टिंग रॉड। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बना दे रहा हूँ। इस टाइप से कनेक्टिंग रॉड लग गई, और देन इसके बाद में
यहाँ से कनेक्ट हो गया आपका, ये है क्रैंक, चलिए ठीक है, उसको थोड़ा सा इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक पार्ट की हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। फिर ये वाला ऊपर का सिलेंडर हेड होगा, कैसे बनेगा क्या बनेगा उस पर पूरी आगे चर्चाएं करेंगे हम, ठीक है। अभी हम सिलेंडर की बस बात करते हैं। इसके बाद में ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है पिस्टन। पिस्टन, इसमें भी पिस्टन हेड की बात करेंगे, पिस्टन रिंग की बात करेंगे, ठीक है। कितनी पिस्टन रिंग होती हैं, कितने पिस्टन हेड होते हैं, किस प्रकार के हेड होते हैं, कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, गजन पिन क्या होती है, गजन पिन क्या काम करती है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे अभी बस मोटे मोटे। यह है आपकी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड दैट इज क्रैंक। यहां पर आपका यह है आपका क्रैंक शाफ्ट, यह है क्रैंक शाफ्ट। इस सिलेंडर के अंदर के डायामीटर को हम बोलते हैं बोर डाया, बोर, ठीक है। जहां तक आपका पिस्टन जाता है उसको हम बोलते हैं टीडीसी। टीडीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, दैट इज टॉप डेड सेंटर। टीडीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, दैट इज टॉप डेड सेंटर। और ये नीचे जहां तक आता है दैट इज कॉल्ड बी डी सी, मीन्स बॉटम डेड सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं सर, बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। और ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक की लंबाई, स्टॉक लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं सर जी, स्टॉक लेंथ कहते हैं। अब ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर तक का यहाँ का जो वॉल्यूम है, यहाँ का जो ये आयतन है, इस आयतन को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। छूट वाला आयतन, ठीक है, क्लियरेंस आयतन। और ये टीडीसी से बीडीसी के बीच का ये जो आयतन है, ये जो आयतन है, इस आयतन को हम बोलते हैं स्टोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन,
या चूंकि पिस्टन यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होता है इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। या एक नाम और है इसका, इसी को हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक अपने एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनाती है। अभी आगे अलग अलग देखेंगे, बस नाम समझते हैं ताकि चीज़ें हमको आगे जाके आसानी से समझ में आ जाए। आपने सुना होगा स्पार्क प्लग वगैरह, अगर पेट्रोल इंजन की बात करूं तो, ठीक है, या आपने इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के नाम सुने होंगे। तो ये जो वाल्व वाला फंडा है ना, ये वाल्व वाला फंडा है। अगर 4 स्ट्रोक है तो वो वाल्व होगा और 2 स्ट्रोक है तो वो पोर्ट होगा। ठीक है, 4 स्ट्रोक है तो वो वाल्व होगा और 2 स्ट्रोक है तो वो पोर्ट होगा। फिर हम इनमें सारे जो हमारे पास क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन की पिन वगैरह है, आपका इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व की हम जो बात कर रहे हैं, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, कहाँ अरेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। इसके नीचे ये बना लीजिए डायग्राम। जी, अभी इसका पूरा डीपली पढ़ेंगे। ये तो नॉमेनक्लेचर जान रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं, अभी पूरा डीपली देखेंगे, है ना। अच्छा, दिक्कत जा रही है, ठीक है। दो थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए, मुझे इससे ये 2-4 चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कल देख लेंगे, है ना। चलो देखो इधर, यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कुल आयतन, सिलेंडर का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अगर हमें पूछ लिया जाए, कुल आयतन पूछ लिया जाए, तो इसको मैं डिनोटेड कर देता हूँ VC से। VC मतलब क्लियरेंस और VS मतलब स्टोक। तो हम बोल सकते हैं कि सर टोटल आयतन, कुल आयतन जो है वो स्टोक आयतन और क्लियरेंस आयतन के बराबर होगा। स्टोक आयतन और क्लियरेंस आयतन के बराबर होगा। जहाँ पर स्टोक का आयतन कैसे निकालोगे, तो सर जी एक प्रकार का सिलेंडर है और सिलेंडर का आयतन निकालते हैं π/4d² इंटू एल से। ठीक है, π/4d² इंटू एल, या बचपन में 10th क्लास में आपने सुना होगा πr²h। h की जगह पर यहाँ पर क्या है, l है। इसकी इकाई क्या होगी सर जी, दैट इज मीटर क्यूब। इसकी इकाई क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। कितनी होगी सर, मीटर क्यूब होगी, है ना। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज और आती है, बोर का मतलब क्या है सर। यहाँ पर बोर का मीनिंग क्या है, बोर का मीनिंग क्या है, बोर मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सिलेंडर का आंतरिक व्यास, इंटरनल डाया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्टोक लेंथ का मतलब क्या होता है, स्टोक लेंथ का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर TDC व BDC के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC। अब इंजन की कैपेसिटी निकालने बोलेगा, तो अगर इस इंजन की कैपेसिटी निकालने बोलता है, वैसे तो ये पूछेगा नहीं हमको, इंजन कैपेसिटी बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इंजन की कैपेसिटी निकालने बोलेगा, कैपेसिटी पूछ लिया इंजन की, तो कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोक आयतन में उसके स्पीड का गुणा कर दें।
उसकी स्पीड का गुणा कर दे। मतलब इस इंजन की या क्रैंक की स्पीड, ये पूछ सकता है क्रैंक की स्पीड अगर पूछ लिया तो एक क्रैंक की स्पीड n है, जिसको हम लिखते हैं आरपीएम में, जिसको किस में लिखते हैं, आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। इसको लिखते किस में सर, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। किस में लिखते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। तो जाहिर सी बात है इसकी जो इकाई होगी, इंजन कैपेसिटी की जो इकाई होगी, ये इंजन कैपेसिटी की इकाई क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर मीटर क्यूब पर मिनट। लेकिन इसको सेकेंड में बदलना है तो कितने का गुणा कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो नीचे पर 60 का गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पर n/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n/60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्रेशन रेशियो, संपीड़ित अनुपात। कंप्रेशन रेशियो क्या कहता है सर, कंप्रेशन रेशियो क्या कहता है कि ध्यान दो, कंप्रेशन मतलब पिस्टन आप कितना कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर टॉप डेड सेंटर से धीरे 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 आप देखेंगे ये, आप इसको जब देखोगे तो टॉप डेड सेंटर से धीरे 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 कहाँ आ रहा होगा, नीचे की ओर। अरे अरे अटक रहा है, ये देखो धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो इधर ऊपर का आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर का आयतन बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ से चार्ज अंदर की ओर आ रहा होगा। अगर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है तो वो अंदर की ओर आएगा, या फिर आपका पेट्रोल और डीजल का मिक्सचर है तो सॉरी ओनली डीजल है तो वो अंदर की ओर आएगा, या एयर है तो अंदर की ओर आएगा। मतलब जो भी चार्ज है, अभी आगे जाके देखेंगे कि अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आएगा, और डीजल इंजन है तो ओनली एयर अंदर आएगी, है ना। तो ये वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, आयतन बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे दाब कम होते जा रहा है, तो दाबांतर के कारण ऊपर से वाल खुल जाएगी और चार्ज अंदर आने लगेगा। तो ये नीचे आते 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 यहाँ तक आ जाएगा, आते आते कहाँ तक आ जाएगा आपका, इस जगह तक आ जाएगा। ये वाली पोजीशन क्या है सर इसकी, ये पोजीशन क्या है इसकी, बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर तक अभी पूरा चार्ज यहाँ भरा हुआ है, जो भी है यहाँ पूरा चार्ज भरा हुआ है। अब इसको दबा रहे हैं, तो आप इसको दबाओगे तो यहाँ पर अभी कुल आयतन कितना है आपका, तो आप बोलेंगे सर जो हमारे पास में Vs है और Vc है दोनों जुड़ जाएगा, यही कुल आयतन है। और इस कुल आयतन को आप क्या कर रहे हो, आप दबा रहे हो। अब इस कुल आयतन को आप क्या कर रहे हैं, दबा रहे हो। तो इसको आप जब दबाना स्टार्ट करोगे तो ये कंप्रेस करना चालू कर दिए हमने, धीरे 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 कंप्रेस कर दिए, और फिर से यहाँ तक चला जाएगा, फिर से यहाँ तक चले गया। तो उस पूरे चार्ज को आपने कहाँ तक कंप्रेस कर दिया, Vc तक। कहाँ तक कंप्रेस कर दिया, Vc तक। तो कंप्रेशन रेशियो का जो सूत्र बन जाएगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कुल आयतन बटे क्लियरेंस आयतन, कुल आयतन बटे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस आयतन। कुल आयतन बटे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस आयतन। कुल आयतन कितना था सर, कुल आयतन कितना था, तो आपने बोला सर स्टोक में Vc को जोड़ दिए डिवाइडेड बाय Vc। ये है आपका कंप्रेशन अनुपात, ये क्या है आपका कंप्रेशन अनुपात। तो ध्यान दो, कंप्रेशन अनुपात को अगर देखोगे यहाँ पर अच्छे से, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ऐसा भी लिख सकते हो क्या, Vs अपॉन के Vc प्लस 1, Vs अपॉन के Vc प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि संपीड़ित अनुपात जो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा मिलेगा। किसी भी इंजन के लिए कंप्रेशन रेशो जो होगा वो 1 से ज़्यादा मिलेगा। अब डायग्राम में आप देख रहे हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं कौन सा आयतन आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो आपने बोला सर ये स्टोक वाला आयतन ज़्यादा दिख रहा है, किससे, क्लियरेंस से। स्टोक वाला आयतन ज़्यादा दिख रहा है क्लियरेंस से, मतलब V स्टोक का वैल्यू ज़्यादा है किससे, V क्लियरेंस से। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ध्यान दो इधर, अगर आप जैसे जैसे Vs बढ़ाते जाओगे, क्या बढ़ाते जाओगे, Vs बढ़ाते जाओगे, तो क्या बढ़ते जाएगा,
RC का मान बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा? इसको अगर बढ़ा रहे हो तो इसका मान बढ़ते जाएगा। तो अगर आप VS का मान बढ़ा रहे हो तो किसका मान बढ़ेगा सर? RC का मान बढ़ेगा। RC का मान बढ़ रहा है मतलब हमारे लिए फायदेमंद है। वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा कंप्रेस होगा और जितना ज़्यादा दबेगा उतना ज़्यादा कार्य देगा, उतना ज़्यादा वर्क डन देगा। तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, इससे दक्षता बढ़ते जाती है। तो माइंड में आया कि क्यों ना हम VC को स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते जाएं। किसको बढ़ाते जाए? VS को बढ़ाते जाएं। तो भैया VS तभी बढ़ेगा जब इंजन का साइज बढ़ेगा, जब इंजन का साइज बढ़ेगा। अगर इंजन का साइज बढ़ेगा तभी तो VS बढ़ेगा, इंजन का साइज बढ़ेगा तभी VS बढ़ेगा। मतलब आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आपके सामने 2 इंजन रखे हैं, बताओ किसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, तो हम बता देंगे जिसके सिलेंडर का साइज ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जिसके सिलेंडर का साइज कम होगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। आपने बाइक में नाम सुना होगा 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी, ये है क्या? मैंने बोला मेरी बाइक जो है वो 100 सीसी की है, 100 सीसी की है। ये सीसी का मतलब क्या है? एक सी मतलब होता है क्यूबिक, और दूसरा सी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। मतलब यहां पर इसका मतलब है कि ये 100 सेंटीमीटर का सिलेंडर होगा। कितने का होगा? 100 सेंटीमीटर का सिलेंडर होगा। मतलब सिलेंडर का जो आयतन है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर का है। सिलेंडर का जो आयतन है वो कितना है सर? 100 सेंटीमीटर का है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन कल देखते हैं, है ना। आज दिक्कत भी है आप लोगों को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थक गए हैं, कल देखते हैं इसके आगे। अब बात कर लेंगे।